तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन, मतलब कि वेपर कंप्रेशन सिस्टम होता क्या है। ठीक है, तो वेपर कंप्रेशन सिस्टम जो है आजकल ज़्यादातर जगह पे इस्तेमाल हो रहा है और ये एक तरह का समझ लो काफ़ी इम्पोर्टेंट रेफ्रिजरेशन सिस्टम है। कहाँ के लिए, अगर हम लोग देखें कॉमर्शियल और डोमेस्टिक यानी कि घरों के लिए या होटल्स वगैरह या और भी दुकान वगैरह, ये सब के लिए हम लोग के लिए जहाँ मैक्सिमम ये सब यूज़ होता है। ठीक, वहाँ के लिए ये क्या है, वेपर कंप्रेशन सिस्टम मस्ट यानी कि बहुत ज़रूरी है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ सब के लिए। ठीक ना। अब ये इसमें आगे अगर हम लोग देखें तो इसमें क्या क्या होता है, इवॉपरेटर होता है, कंडेंसर होता है। ठीक है, ये सब तो हम लोग जानते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है मेन काम अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो मेन काम में क्या होता है इसमें कि जो लिक्विड और वेपर यानी कि जो रेफ्रिजरेंट हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसमें, उसमें मेन काम बस खाली इतना होता है कि लिक्विड और वेपर में फेस चेंज होता है। फेस कितने तरीका होता है मैंने बताया था, लिक्विड, गैस और सॉलिड। ठीक है, अब अब जो फेस चेंज होता है इसमें इसमें सॉलिड नहीं आता, इसमें सिर्फ वेपर और लिक्विड में चेंज होता है। ठीक है, वेपर लिक्विड में चेंज होता रहता है, लेकिन जो रेफ्रिजरेंट होता है वो प्लांट से बाहर कहीं नहीं जाता, यानी कि पाइप में ही पूरे घूमता रहता है। एक बार वेपर बनेगा, एक बार लिक्विड बनेगा। ठीक है, अब वेपर कब बनता है और लिक्विड कब बनता है। ठीक है, वेपर तब बनता है जब हम लोग इसका मतलब कोई ठंडी जगह पे, अगर जैसे कोल्ड बॉडी होती है ना, तो वहाँ से जब हीट खींचता है, जब हीट को एब्जॉर्व करके वो क्या बनता है अपना, मतलब कि जो वो लिक्विड होता है वो चेंज हो जाता है वेपर में, हीट को एब्जॉर्ब करके। कहाँ से, फ्रिज के अंदर से। ठीक है, फिर उसके बाद जब वो कंडेंसर में जाता है तो वहाँ कंडेंसर में क्या होता है कि वो अपने हीट को बाहर फेंक देता है, और बाहर फेंक के वो फिर से चेंज हो जाता है किसमें, वेपर से लिक्विड में, यानी कि गैस से लिक्विड में फिर से चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से वो कूलिंग प्रभाव उत्पन्न करता है, कहाँ पे, फ्रिज के अंदर से खींचता है हीट और बाहर लेकर के फेंक देता है। ठीक है, तो यूँ समझ लो बस खाली एक तरफ से उठा रहा है गर्मी, दूसरी तरफ से फेंक दे रहा है। एक तरफ उठा रहा है, फेंक दे रहा है। ठीक है, उठा कहाँ से रहा है, इवोपरेटर में उठा रहा है, और फेंक कहाँ पे रहा है, वहाँ पे कंडेंसर में जाके फेंक दे रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। और ये वेपर मतलब कि, ठीक है, इसी तरह से मतलब कि वेपर कंप्रेशन सिस्टम काम करता है। अब हम लोग इसके आगे देखेंगे कि कौन से पार्ट से क्या क्या चीज़ है। ठीक है ना। अब हम लोग सेकंड पार्ट पे बात करते हैं। ठीक है, क्या क्या इसके पार्ट्स वगैरह है। ठीक है, क्या क्या फंक्शन है, क्या इस प्रिंसिपल भी मतलब किस तरह से काम कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ मतलब असाइनमेंट में भी हम लोग का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग समझते हैं। ठीक, तो हम लोग जैसे जानते हैं क्या कि रेफ्रिजरेटर में से वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में चार तरह के मेन कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से, इवोपरेटर होता है, और क्या होता है, कंडेंसर होता है, और कंप्रेशर होता है, और क्या होता है, एक्सपेंशन वाल्व कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, और इसमें एक हम लोग यहाँ पे ये चार तो मेन कंपोनेंट मैंने बता दिया। एक लगा होता है रिजर्वियर अलग से। ठीक है, और अलग से देखा जाए तो प्रेशर गेज वगैरह भी उसमें लगे रहते हैं, लेकिन मेन जो फोर कंपोनेंट है वो प्रेशर, वो है कंप्रेशर, कंडेंसर, और उसके बाद एक्सपेंशन वाल्व, उसके बाद क्या अपना इवापरेटर। ठीक है, तो ये हो गए मेन कंपोनेंट्स। अब हम लोग इसके अंदर की बात कर लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले कंप्रेशर का क्या काम होता है। ठीक है, फिगर को देख के हम लोग समझते हैं कंप्रेशर क्या काम करता है कि जो भी इवापरेटर से, ठीक है, इवापरेटर यानी कि फ्रिज के अंदर से जो गर्मी लेके इवापरेटर वाइपर बन के आ रहा है, ठीक, तो जो आता है ना कंप्रेशर के पास, ठीक है, सेक्शन के साइड पे जो आता है वो बहुत ही कम प्रेशर में होता है, कम टेम्परेचर में होता है रेफ्रिजरेंट। जो रेफ्रिजरेंट से जो रेफ्रिजरेंट आता है वो कम प्रेशर और कम टेम्परेचर यानी कि लो प्रेशर और लो टेम्परेचर का होता है। ठीक है, फिर वो जाता है कंप्रेसर के इनलेट यानी कि सेक्शन होता है इनलेट से, ठीक है, अंदर जाता है कंप्रेसर में। फिर कंप्रेसर का क्या काम है मेन कि उसका प्रेशर और टेम्परेचर को बढ़ा देना। ठीक है, तो जहाँ जहाँ वहाँ पे जैसे ही जाता है तो वो कंप्रेसर उसका प्रेशर और टेम्परेचर को बढ़ा देता है। ठीक, अब जो प्रेशर और टेम्परेचर उसका बढ़ गया, ठीक है, तो वो डिस्चार्ज हो जाता है, किससे बाहर निकल जाता है, किससे, डिलीवरी वाल्व से। ठीक है, यानी कि आउटलेट से बाहर निकल जाता है, जहाँ पे डिलीवरी वाल्व के ज़रिए वो बाहर निकल जाता है। फिर वो कहाँ जाता है, कंडेंसर में। ठीक है, अब हम लोग सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं। ऐसे कंप्रेसर के लिए हम लोग लिख सकते हैं। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, अब कंडेंसर। ठीक है, कंडेंसर का क्या काम होता है कि जो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे जो भी रेफ्रिजरेंट आ रहा है, ठीक है, जाहिर सी बात है वो वेपर पे होगा क्योंकि उसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो जब वेपर में वो आता है तो उसके अंदर से जब गुजरता है कंडेंसर से तो उसके टेम्परेचर पे कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है, ये बात को एकदम ध्यान रखना कि टेम्परेचर पे कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन उसकी जो हीट होती है यानी कि गुप्त ऊष्मा मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो कि फेस चेंज करने का काम करे, यानी कि गैस से लिक्विड, लिक्विड से गैस। ठीक है, तो जो वेपर आती है उसकी गुप्त ऊष्मा बाहर निकल जाती है और वो वेपर से चेंज हो जाता है किसमें,
लिक्विड में, ठीक है, लेकिन टेम्परेचर उसका वही रहता है, ठीक है। तो जब लिक्विड में चेंज हो गया, अब वो लिक्विड वाला जो है वो निकल गया और वहाँ पे जाता है, निकल के जाएगा ये रिजर्वियर में, यानी कि जो रेफ्रिजरेंट था वो लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। अब लिक्विड फॉर्म में जो है वो जाके स्टोर हो जाता है। रिजर्वियर का मैंने बताया कि अलग से इससे रहता है, लेकिन मेन कंपोनेंट्स में हम लोग 4 बात करते हैं: कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व और इवोपरेटर, ठीक है। तो रिजर्वियर में क्या काम होता है कि वो स्टोर कर दिया जाता है, ठीक है। जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट आया, मान लो ज़्यादा मात्रा में आया तो स्टोर हो जाता है वहाँ पे, ठीक। फिर वहाँ से जितना ज़रूरत होती है वो एक्सपेंशन वाल्व को भेज देता है, ठीक है, सप्लाई कर देता है ज़रूरत के हिसाब से, ठीक। और एक्सपेंशन वाल्व को हम लोग कंट्रोल वाल्व भी कह सकते हैं, वो कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। तो हम लोग अब आते हैं सीधे एक्सपेंशन वाल्व पे। अब मान लो रिजर्वियर से जो निकला वो गया एक्सपेंशन वाल्व, इसको हम लोग कई नाम से भी जानते हैं: एक्सपेंशन वाल्व, थ्रोटल वाल्व और रेफ्रिजरेंट कंट्रोल वाल्व, ठीक है। तो अब जैसे ये जाता है थ्रोटल वाल्व में या मैं कह लूँ एक्सपेंशन वाल्व में, तो उसका क्या काम होता है कि जो भी टेम्परेचर, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट आता है, ठीक है, कंप्रेसर से निकला था गैस में, कंडेंसर में आके चेंज हो गया लिक्विड में, लेकिन हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर वही है जो वो कंप्रेसर से निकला था, ठीक है। तो वही हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर जब पास करता है इससे, तो ये क्या काम करता है एक्सपेंसर वाल्व, उसको कंट्रोल करके उसका जो टेम्परेचर और प्रेशर उसको बहुत गिरा देता है, ठीक है। लगभग हम लोग कह सकते हैं -15 डिग्री तक गिरा देता है, डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक। तो काफ़ी जब टेम्परेचर और प्रेशर काफ़ी जब गिर जाता है उसका, ठीक है, तो फिर जो गिरा हुआ प्रेशर और टेम्परेचर है इसी को आगे भेजा जाता है इवोपरेटर में, ठीक है। किसके ज़रिए? एक्सपेंशन वाल्व से जब पास करता है तो उसको भेजा जाता है कहाँ पे? इवोपरेटर में जाता है, ठीक। अब एक बात इसमें और ध्यान रखने वाली है कि जब ये मतलब कि एक्सपेंशन वाल्व में जब एक्सपेंशन होता है इसका, यानी कि इसका प्रेशर और टेम्परेचर चेंज होता है, तो कुछ लिक्विड जो होती है रेफ्रिजरेंट, क्योंकि लिक्विड रेफ्रिजरेंट अंदर गया, ठीक है, तो कुछ लिक्विड रेफ्रिजरेंट पहले ही गैस बन जाता है, ठीक। तो ये बस खाली एक पॉइंट ऐसे है कि हाँ गैस बन जाता है, फिर उसके बाद हम लोग ये कह सकते हैं, एक्चुअली बता रहे हैं कि हाँ गैस बन जाता है, फिर उसके बाद ये जो गैस और जो लिक्विड है दोनों साथ में जाते हैं इवोपरेटर में, ठीक है। लेकिन हम मतलब अगर अच्छा देखा जाए क्या रहेगा, तो अगर पूरा पूरा लिक्विड में जाए तभी अच्छा रहेगा, क्योंकि हम लोग को वेपर बनाना है कहाँ पे? इवोपरेटर में, ठीक है। तो अब जब हम लोग इवोपरेटर में पहुँच गए, ठीक, तो इवोपरेटर के अंदर भी कॉइल वाली पाइप होती है, जैसे कंडेंसर में भी ऐसे कॉइल मतलब कि कई पाइप होती है कॉइल में, ठीक है, बनी होती है। तो इसे जैसे हम लोग इवोपरेटर में जाते हैं, ठीक, तो इवोपरेटर के अंदर वो क्या होता है कि जो लिक्विड और वेपर वाला रेफ्रिजरेंट आया अंदर, वो क्या होता है लो प्रेशर और टेम्परेचर में क्योंकि होता है, तो अब जो होता है कि अंदर की हीट को वो खींचता है रेफ्रिजरेंट अपने तरफ, यानी कि जो भी फ्रिज के अंदर हो या रेफ्रिजरेंट के अंदर की हीट को खींचता है, ठीक है, खींच के वो पूरी तरह से अपने आप को वेपर में चेंज कर लेता है, ठीक। अब ये जो वेपर बना पूरी तरह से, ठीक है, उसका टेम्परेचर अभी भी वही है, ठीक, क्योंकि खाली यहाँ पे गुप्त ऊष्मा का आदान प्रदान हो रहा है, कहाँ पे? इवोपरेटर में भी वही काम होता है, टेम्परेचर वही रहता है, बस खाली गुप्त ऊष्मा को क्या करता है? लेता है। और कंडेंसर में भी वही काम होता है कि टेम्परेचर वही रहता है, बस वो गुप्त ऊष्मा को छोड़ देता है, ठीक है। यानी कि इवोपरेटर और कंडेंसर दोनों में टेम्परेचर सेम रहता है, बस खाली गुप्त ऊष्मा को एक तरफ से लेते हैं एक तरफ से छोड़ देते हैं, ठीक है। ये पॉइंट मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं आगे फिर जो लो प्रेशर और टेम्परेचर की। अब लिक्विड जो अंदर आई थी, ठीक, लो प्रेशर और टेम्परेचर तो वही है, ठीक है, बस खाली गुप्त ऊष्मा, यानी कि अगर वो मतलब लिक्विड में आई थी तो पूरी तरह से वेपर में चेंज होके फिर चली जाती है कंप्रेसर की तरफ, फिर कंप्रेसर भी वही काम करता है वापस से, ठीक है। तो ये हो गया पूरी सिस्टम इसका किस तरह से काम करता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान में रखने वाला है कि एक तरफ लो प्रेशर साइड होता है, एक तरफ हाई प्रेशर साइड, ठीक। हाई प्रेशर साइड हम लोग ये कह सकते हैं कि हाई प्रेशर कहाँ पे? तो जितनी जगह पे हाई प्रेशर होता है, जैसे कंडेंसर में हाई प्रेशर से जाता है, ठीक है, उसके बाद हाई प्रेशर से जाता है, उसके बाद फिर उसके बाद रिजर्वियर से भी हाई प्रेशर से जाते हैं कहाँ तक? एक्सपेंशन वाल्व से तक, है ना। फिर उसके बाद ये इतना पोर्शन क्या हो गया? जितने पोर्शन में हाई प्रेशर जा रहा है वो हो गया हाई प्रेशर साइड, और जितने पोर्शन में लो प्रेशर जा रहा है उतने में हो गया लो प्रेशर साइड। जैसे एक्सपेंशन वाल्व के बाद लो प्रेशर चालू हो जाता है, फिर इवोपरेटर से भी लो प्रेशर होता है, फिर उसके बाद वहाँ से जब तक कंप्रेसर तक जाता है तो लो ही प्रेशर जाता है, फिर उसके बाद जब निकलता है तो हाई प्रेशर निकलता है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का सिंपल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। यही को हम लोग को अपने तरीके से जिस तरीके से बनाना चाहो बना के अपने असाइनमेंट में हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो होप ये वाला क्लियर हो गया होगा सबको। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोग को क्यों ज़रूरत होती है वेपर कंप्रेशन सिस्टम की। तो हम लोग जानते हैं अक्सर हमारे घरों में फूड को ठंडा रखने के लिए, ठीक है, खाने को ज़्यादा समय तक बचाए रखने के लिए
हम लोग को वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन का मतलब ज़रूरत होती है। इसी तरह से कॉमर्शियल वगैरह प्लेस पे भी, जैसे होटल्स हो गया या शॉप्स हो गया जहाँ पे ठंडी चीज़ें बेची जाती है, आइसक्रीम वगैरह हो गई, ठीक, वहाँ सब में भी इसका मतलब वो किया जाता है, मतलब रेफ्रिजरेंट का, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का हम लोग को यूज़ होता है। और अगर बात करें हम लोग तो इंडस्ट्री वगैरह में इसका यूज़ होता है। ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि कोई सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजना है तो क्योंकि ज़्यादा समय अगर लगेगा तो वो ख़राब होने के चांस रहते हैं, इसलिए हम लोग को ठंडा करके ही भेजना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया ट्रांसपोर्टेशन के लिए। और इलेक्ट्रॉनिक कूलिंग हो गया, मेडिकल्स वगैरह में भी इसका इस्तेमाल होता है, और क्रायोजेनिक रेफ्रिजरेशन में भी इसका इस्तेमाल होता है। इस तरह से कई पॉइंट्स हम लोग निकाल सकते हैं कि कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल होता है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का, ठीक है। अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं टीएस चार्ट को, ठीक है। टीएस चार्ट भी एकदम सिंपल है, क्योंकि अब आगे हम लोग जितना चार्ट वगैरह सब स्टार्ट होने वाला है तो उसमें हम लोग यही सब देखने वाले हैं, किस तरह से चार्ट बना है, कौन सी लाइन क्या कर रही है, ठीक है। तो टीएस चार्ट को मैंने एक छोटा सा ऐसे करके दिखा दिया हो, ठीक है। ये टीएस चार्ट है, ठीक है। जो वर्टिकल लाइन ऊपर की तरफ गई है वो है टी, और जो नीचे है वो एस है, ठीक है। तो पहले देखते हैं, तीन तरह के रीजन्स होते हैं, ठीक है। या यूँ समझ लो तीन तरह के इलाके होते हैं, ठीक। कौन कौन सा इलाका है? एक जो ये पहाड़ जैसा दिख रहा है बीच में, उसके अंदर जितना इलाका होता है वो आता है अपना लिक्विड और वेपर रीजन, ठीक है। यानी कि जो पहाड़ जैसा इलाका दिख रहा है उसके अंदर कौन सा आता है? लिक्विड और वेपर रीजन, यानी कि दोनों मिक्स होते हैं। यहाँ पे तुम्हें थोड़ा नमी टाइप वाला कह सकते हैं हम लोग, नमी वाला मिलेगा, ठीक है मामला। अब इसके अगर हम लोग आते हैं जहाँ पे सब कोल्ड रीजन लिखा है, एक होता है सब कोल्ड रीजन, वहाँ तुम्हें सब कुछ एकदम ठंडा ही मिलेगा, ठीक है। और एक होता है यहाँ पे सुपर हीटेड रीजन, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हीट पे वेपर मिलेगी, ठीक। तो जैसे हम लोग जान सकते हैं कि हाँ कूल है यानी कि लिक्विड होगी वहाँ पे, या बर्फ़ होगी सॉलिड में होगा, ठीक है, यानी कि लिक्विड होगी कुल मिला के अगर कहें सीधे सीधे। और जो सुपर हीटेड रीजन है वहाँ पे क्या हो सकता है कि हाँ गैस जो है वेपर काफ़ी ज़्यादा हीट में हो सकती है, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे पहाड़ जो बना है बीच में, वहाँ एक लाइन हम लोग देखेंगे जहाँ पे लिखा है सेचूरेटेड लिक्विड लाइन, फिर उसके बाद एक जगह सी लिखा है, फिर उसके बाद जो दूसरी तरफ वाली लाइन चालू होती है वहाँ लिखा है सेचूरेटेड वेपर लाइन, ठीक है। तो जो सी है उसे हम लोग कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट, ठीक। ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे जो सेचूरेटेड लिक्विड लाइन वाला देख रहे हैं, ठीक है, यानी कि उल्टे तरफ वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला, उसके बाद राइट साइड वाला, दोनों आके मिल गए, ठीक है। तो मिले हैं कहाँ पे? क्रिटिकल पॉइंट। तो ऐसे पॉइंट जहाँ पे ये दोनों मिल जाए उसी को हम लोग कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। सिंपली सेचूरेटेड लिक्विड लाइन और सेचूरेटेड वेपर लाइन जहाँ पे मिल जाए उसे क्रिटिकल लाइन कहते हैं। अब ये सेचूरेटेड लिक्विड लाइन क्या होता है? तो ऐसी लाइन जहाँ पे पूरी तरह से लिक्विड बन जाए, ठीक है। कोई अगर रिफ्रिजरेंट है वो आके इस पॉइंट पे आके तो पूरी तरह से लिक्विड बन जाएगा, ठीक। अब ये सुपर हीटेड वेपर लाइन क्या होती है? नहीं, सेचूरेटेड वेपर लाइन क्या होती है? जहाँ पे पूरी तरह से वेपर चेंज हो जाए, ठीक है। यानी कि जहाँ पूरी तरह से लिक्विड बन जाए उसे सेचूरेटेड लिक्विड लाइन कहते हैं, यानी कि पहाड़ के लेफ्ट हिस्सा, ठीक है। और जहाँ पे सेचूरेटेड लेफ्ट हिस्सा मतलब कि लेफ्ट वाली लाइन, यानी लेफ्ट साइड पे जो पहाड़ का लाइन बनी है, ठीक। और जो पहाड़ के राइट साइड में लाइन बनी है, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेचूरेटेड वेपर लाइन, ठीक। जहाँ पे पूरी तरह से गैस वेपर बन जाए, रिफ्रिजरेंट वेपर बन जाए, ठीक है। तो ये चार्ट हो गया छोटा सा, हम लोग ज़्यादा नहीं समझेंगे इसके बारे में अभी, क्योंकि अभी आगे और समझना है, ठीक। तो ये हम लोग का हो गया। अब आगे हम लोग समझते हैं। और एक और बात कि यहाँ पे जो एक बीच में से तिरछी तिरछी लाइन गई है, तीन दिख रही होगी लाइन, कि पहले आई तिरछी, फिर बीच में जहाँ पे ये वाले इलाके में आई लिक्विड और वेपर वाले, वहाँ पे एकदम सीधी हो गई, ठीक। उसके बाद फिर टेढ़ी ऊपर चली गई। तो ये जो लाइन गई है तीन, एक दो तीन मैंने बनाया हो, वो उसे हम लोग कहते हैं कांस्टेंट प्रेशर लाइन, ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर पे अगर होगा तो इस तरह से टीएस डायग्राम में लाइन जाती है, ठीक है ना। तो ये हो सकता है क्लियर हो गया हो। अब आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं पीएच चार्ट का, ठीक है। टीएस अभी हम लोग ने देख लिया, ठीक। अब पीएच में भी लगभग वैसे ही देख के सबको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे भी तीन रीजन मैंने दिखाया हो, ठीक है। SCR मतलब सब कोल्ड रीजन, यानी कि इधर वाला पहाड़ के, ठीक, यानी कि पहाड़ के लेफ्ट साइड वाला। फिर उसके बाद SHR यानी कि सुपर हीटेड रीजन, ठीक है, यानी कि उस साइड वाला, राइट साइड वाला पहाड़ के, ठीक। तो पहाड़ का जो लाइन लेफ्ट साइड में थी उसको मैंने SLL किया, यानी कि सेचूरेटेड लिक्विड लाइन, और सेचूरेटेड वेपर लाइन पता है। C क्रिटिकल पॉइंट वही है, ठीक है। यहाँ बस ये काम हो जाता है, जो प्रेशर लाइन गई थी वो हम लोग सीधा कर देते, और यहाँ पे मतलब कि क्या आ जाता है? इंथैल्पी, ठीक है। वहाँ टेम्परेचर और क्या था? इंट्रोपी। यहाँ पे प्रेशर और इंथैल्पी आ जाती है, ठीक है। तो खाली अभी इतना ही समझते हैं इसके बारे में, ज़्यादा नहीं। अब आगे चलते हैं, ठीक है।
तो अब हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ बात कर लेते हैं। या हम लोग को असाइनमेंट भी मिलेगा, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है, वेपर कंप्रेशन साइकिल, वेट, ड्राई, सेचुरेटेड वेपर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 4 तरह की प्रोसेस है टोटल, ठीक है ना। कौन कौन सी, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, उसके बाद 4 से 1, ठीक। एक टी एच डायग्राम दिखाया गया, एक पी एच डायग्राम, ठीक है। टी एच पहले समझते फिर उसके बाद पी एच समझते, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने प्रोसेस में भी लिख दिया, 1 से 2 क्या है, कंप्रेशन साइकिल, कंप्रेशन प्रोसेस है, ठीक, जहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है, ठीक। 2 से 3 क्या है, सब कूलिंग नहीं, कंडेंसिंग प्रोसेस है, यानी कि जहाँ पे कंडेंसर लगा है वहाँ पे ठंडा हो रहा है, ठीक है। और क्या है, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि 3 से 4 क्या है, एक्सपेंशन प्रोसेस है, 3 से 4 एक्सपेंशन प्रोसेस है, ठीक। इसमें यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो डॉट 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 करके बनाया गया है, ठीक है, 3 से 4। लेकिन पीएच में मैंने नहीं बनाया, लेकिन पीएच में भी वैसे डॉट 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 होगा, ठीक है। तो यहाँ डॉट 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 का क्या मतलब है कि जो प्रोसेस हो रही है वो इरिवर्सिबल है, यानी कि रिवर्सिबल नहीं हो सकती है, ठीक है। अब 4 से 1 पे आते हैं तो हम लोग को क्या दिख रहा है, वेपराइजेशन प्रोसेस, यानी कि इवोपरेटर प्रोसेस, मेन काम यहीं पे होता है, ठीक है। हम लोग जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिलता है, जो ठंडा का मज़ा मिलता है, वो यहीं 4 से 1 में मिलता है, ठीक है। तो पहले हम लोग चालू करते हैं 1 से 2 पर, ठीक है। अब मान लो क्या बोल रहा है कि वेपर कंप्रेशन साइकिल विद ड्राई सेचुरेटेड वेपर, ठीक है। अगर हम लोग अपना कोर्स खोल के देखेंगे तो उसमें मेरे ख्याल से लिखा है क्या कि आफ्टर कंप्रेशन, ठीक है, ड्राई सेचुरेटेड वेपर, यानी कि कंप्रेशन के बाद में ड्राई सेचुरेटेड वेपर मिले, ठीक है। तो उसमें अब हम लोग देखते क्या होता है कि पहले मान लो जो रिफ्रिजरेंट अंदर आ रहा है, कहाँ पे, कंप्रेसर के अंदर, ठीक है, यानी कि 4 से 1 में, यानी कि इवोपरेटर से 1 में जो कंप्रेस वो आ रहा है रिफ्रिजरेंट, वो आ रहा है लिक्विड और वेपर फॉर्म में, यानी कि उसके अंदर कुछ लिक्विड के भी कण है, कुछ वेपर के भी कण है। तो जब वो आता है अंदर, यानी कि लिक्विड और वेपर फॉर्म का, यानी कि पूरी तरह से वो वेपर नहीं बना है, सेचुरेटेड वेपर नहीं बना है, ठीक है। जो कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं फिगर पे ही कि हाँ, अगर सेचुरेटेड वेपर होता है जो 1 पॉइंट है वो आता है सेचुरेटेड लाइन पे, क्योंकि अगर वो सेचुरेटेड वेपर होता, लेकिन वो सेचुरेटेड वेपर नहीं है। इस वजह से हम लोग देख रहे हैं कि वो पहाड़ के बीच ही में अटक गया है, ठीक है, यानी कि कुछ उसमें नमी है। तो जो वेपर आया, अब वो वेपर को हम लोग ने कंप्रेस किया, यानी कि कंप्रेसर का क्या काम है, टेम्परेचर को बढ़ाना, प्रेशर को बढ़ाना, ठीक है, टेम्परेचर और प्रेशर को बढ़ाना। तो हम लोग देख पा रहे हैं क्या कि जो टी एच डायग्राम में 1 से 2 टेम्परेचर बढ़ा, ठीक, बढ़ गया। अब आगे चलते हैं, 2 से 3 क्या काम हो रहा है, कंडेंसर, ठंडा करने का। मैंने क्या बोला कि यहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, सिर्फ फेस चेंज होता है, ठीक है। तो जैसे कंप्रेसर हुआ उसका, तो जो आया था लिक्विड वो पहाड़ के बीच में अटका था, यानी कि लिक्विड और वेपर फॉर्म में था। वो जैसे ही मतलब कंप्रेस हुआ तो उसका टेम्परेचर, जैसे हम लोग बढ़ाया टेम्परेचर और प्रेशर, तो वो गया कहाँ पे, सेकंड पॉइंट। और सेकंड पॉइंट कहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि ड्राई सेचुरेटेड लाइन पे, है ना, सेचुरेटेड लिक्विड, सेचुरेटेड वेपर लाइन पे, ठीक है। तो इसी को कहते हैं जब सेचुरेटेड वेपर, यानी कि पूरे यहाँ पे सूख जाए, पूरी नमी उसकी खत्म हो जाए, ड्राई हो जाए, ठीक है। तो ड्राई सेचुरेटेड लाइन पे अब आ गया वो पॉइंट, है कि नहीं। बाद में कंप्रेसर के बाद में, यही तो कह रहा है क्वेश्चन में कि कंप्रेसर के बाद में कहाँ पे आ जाए, ड्राई सेचुरेटेड हो जाए, यानी कि तो हम लोग ने यहाँ पे ड्राई सेचुरेटेड पॉइंट पे ले आए, ठीक है। तो अब ये पॉइंट आ गया ड्राई सेचुरेटेड पॉइंट पे, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, ठीक है। ड्राई सेचुरेटेड पॉइंट पे आ गया था। अब उसके बाद ड्राई सेचुरेटेड के बाद ये क्या होगा कि अब ये तो हम लोग ने कंप्रेस किया, कंप्रेशन करने की वजह से वो उसका जो वेपर था वो पूरी तरह से ड्राई सेचुरेटेड होगा, जिसमें अब वाटर के एक को कण नहीं ना, ठीक है, एक भी कण नहीं ना, सीधे कहे तो। अब ये जो सेकंड पॉइंट से अब जाएगा थर्ड पॉइंट, यानी कि इसका क्या हो रहा है, कंडेंसर में जा रहा है, ठीक है। कंप्रेसर से कहाँ जाता है, कंडेंसर में। कंडेंसर में क्या काम होता है इसका, मैंने बताया कि टेम्परेचर में उसके कोई परिवर्तन नहीं होता, बस खाली उसका फेस चेंज होता है, यानी कि गुप्त ऊष्मा को सिर्फ निकालता है, ठीक है। और हीट निकाल रहा है तो इंट्रोपी, जाहिर सी बात है, हीट और इंट्रोपी आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं, तो हीट जैसे निकलेगी तो इंट्रोपी कम होगी। तो इंट्रोपी यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि पूरी कम हो रही है, लेकिन टेम्परेचर में कोई चेंज परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे एक और चीज़ देख पा रहे हैं कि ड्राई जो वेपर, सेचुरेटेड वेपर था, वो कहाँ पे गया, ड्राई सेचुरेटेड लिक्विड लाइन में, ठीक है। लिक्विड यानी कि पूरी तरह से लिक्विड में चेंज हो गया, यही तो मैंने बात कहा था पहले भी, ठीक है। तो समझने में कोई दिक्कत नहीं चाहिए, आराम से समझो, ठीक। तो 2 से 3 जैसे हम लोग गए तो पूरी तरह से लिक्विड में चेंज हो गया। अब जो लिक्विड में पूरी तरह से चेंज हो गया, उसका फिर जाता है वो एक्सपेंशन वॉल्व में। एक्सपेंशन जो प्रोसेस होते हैं, थ्रोटलिंग प्रोसेस, वो एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है, जिसलिए हम लोग इसको यहाँ पे जो दिखाते हैं वो डॉटेड लाइन में दिखाते हैं। ये भी एक पॉइंट लिख देना असाइनमेंट पे, ठीक है, ये असाइनमेंट वाला ही है, ठीक।
तो ये जैसे हम लोग पहुँचे, तो यहाँ जैसे ये नीचे जाता है डॉटेड लाइन, यानी कि 3 से जब 4 पे जाता है ये, तो क्या हो रहा है कि उसके अंदर हम लोग देख पा रहे हैं कि टेम्परेचर में कमी आ रही है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कम होता है, ठीक ना। जो हम लोग एक्सपेंशन वाल्व की बात कर रहे थे, वहाँ टेम्परेचर प्रेशर दोनों कम होता है, ठीक। तो जब टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कम हुआ, अब ये पॉइंट आ गया कहाँ पे, 4 पे, ठीक है। और मैंने क्या बताया था, ये एक्सपेंशन की बात, कुछ उसमें के अंदर जब एक्सपेंशन प्रोसेस है, कुछ उसके अंदर मतलब नमी टाइप का भी रहता है, यानी कि पूरी तरह से लिक्विड नहीं बन जाता वो, कुछ उसके अंदर वेपर के भी कण होते। तो यही वजह से वो इसके बीच में दिखाई दिया पहाड़ के, नहीं तो वो कहाँ पे होता है, किनारे होता, ठीक है। तो ये सब बात लिखने वाली है, एक एक पॉइंट को अगर लिख दोगे आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। तो ये आ गया। उसके बाद 4 से एक प्रोसेस अगर हम लोग देखें तो इवापोरेटर वाला, जहाँ पे मेन हम लोग को रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिलता है, ठीक। तो यहाँ 4 से 1 हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि रेफ्रिजरेशन जो इफेक्ट मिल रहा है, ठीक। तो जो 4 से 1 जब ये जो मैंने बताया एक्सपेंशन वाल्व से निकलता है, उसके बाद वो जाता है इवापोरेटर के अंदर। इवापोरेटर के अंदर की हीट जब अंदर लेता है अपने, तो हीट लिया, हीट लेने की वजह से क्या हुआ, इंट्रोपी उसकी बढ़ी, क्योंकि हीट और इंट्रोपी आपस में प्रोपोर्शनल होती है, मैंने अभी बताया, समानुपाती होती है, ठीक। तो इसका क्या हो गया, फिर से इंट्रोपी बढ़ गई, तो वो 4 से 1 पे आ गया। फिर इसी तरह से बाकी प्रोसेस फिर से चालू हो जाती है, ठीक है। लेकिन इसमें अगर हम लोग बस खाली मेन पॉइंट ये देखने वाला है, कौन कौन सा, कि जो हेडिंग कहता है क्या, कि सबसे पहला पॉइंट की जो 1 पॉइंट रहेगा वो उसके अंदर कुछ नमी कण रहे, यानी कि कुछ लिक्विड हो और कुछ वेपर हो, यानी कि पहाड़ के बीच में, सीधे कहूँ मैं, ठीक। पहाड़ के बीच बोल दो रहा तो लिक्विड और वेपर समझ जाओ, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद जब पॉइंट 2 पे क्या बोल रहा है, आफ्टर कंप्रेशन क्या होना चाहिए, ड्राई सेचुरेटेड। तो ड्राई सेचुरेटेड लाइन पे हम लोग ड्राई सेचुरेटेड वेपर पूरी तरह से हम लोग बना दिए इसको, ठीक है। तो उसके बाद बस ये 2 पॉइंट ध्यान में रखने वाला था, ठीक। बाकी चीज़ जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया वो बस वही सही है। फिर उसके बाद अगर हम लोग पीएच डायग्राम को देखें, तो पीएच में भी लगभग बस वही है। 1 से 2 जो प्रोसेस जाती है वो कर्व में जाती है, ठीक है। तो 1 वाला जो पहाड़ के बीच में था, 2 वाला कर्व बन के गया कहाँ पे, पहाड़ के एकदम वाले लिक्विड लाइन पे, ठीक है, यानी कि ड्राई सेचुरेटेड वेपर लाइन पे गया, ठीक है। ड्राई सेचुरेटेड वेपर लाइन से फिर कांस्टेंट प्रेशर पे, मैंने क्या बोला, कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होता है वो, कंडेंसर में जाता है। यहाँ जहाँ पे कंडेंसर में जब वो जाता है तो उसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट होता है, और इसी तरह इवापोरेटर में भी होता है कि प्रेशर और टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट होता है, ठीक है। बस खाली हीट का वो गुप्त ऊष्मा निकलती और जाती है, ठीक। तो यहाँ जब गुप्त ऊष्मा निकल जाएगी, मतलब गुप्त ऊष्मा निकली, तो क्या हो गया कि जो वेपर था वो क्या हो गया, लिक्विड बन गया, पूरी तरह से लिक्विड बन गया। उसके बाद फिर वही 3 से 4 क्या एक्सपेंशन हुआ। एक्सपेंशन जो प्रोसेस होता है वो कांस्टेंट एंथैल्पी पे होता है, इस वजह से यहाँ पे एकदम स्ट्रेट लाइन दिखाई गई है। उसके बाद 4 से 1 अपना रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, ठीक है। अब हम लोग अपने अगले टॉपिक को देखते हैं, ठीक है। क्या है कि वेपर कंप्रेशन साइकिल विथ वेट वेपर, ठीक है। यानी कि कंप्रेशन के बाद में जो हम लोग को मिलेगा वो पहाड़ के बीच मिलेगा, यानी कि वेट रीजन में मिलेगा, ठीक है। क्या कि जो रेफ्रिजरेंट हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो वेट रीजन में मिलेगा। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, आफ्टर वेट, यानी आफ्टर कंप्रेशन वेट, ठीक है। वेट वेपर, यानी कि हम लोग को जो रेफ्रिजरेंट मिल रहा है वो वेट मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस में भी लगभग सब कुछ वही है, कुछ चेंज नहीं ना, सिर्फ बस खाली इतना ध्यान रखना कि जो पॉइंट आ रहा था कहाँ पे, सेचुरेटेड वेपर लाइन पे, वो आ जाएगा अपना लिक्विड और वेपर रीजन में, ठीक है, यानी कि पहाड़ के बीच में, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ देखने वाली है, ठीक है। एक चीज़ जो पॉइंट देखने वाला है उसको बता दूँ कि हम लोग 3 से 4 जो देख रहे हैं वो क्या है कि डॉटेड लाइन में हम लोग को दिख रहा है, और पीएच में हम लोग देख रहे हैं 3 से 4 क्या है कि स्ट्रेट लाइन में दिख रहा है। तो इसको हम लोग डॉटेड लाइन कर लेंगे, ठीक है, जिससे मतलब कि पता चल जाए कि हाँ ये रिवर्सेबल प्रोसेस है, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग आगे देखें। तो ये जो एक और पॉइंट कि हाँ ये 1 से 2 हम लोग देखेंगे ऊपर वाले फिगर में, तो एक कर्व बना है, और नीचे वाले फिगर में देखेंगे कि मैंने स्ट्रेट लाइन बना दिया हो, ठीक है। तो कई जगह देखा कि इससे मतलब कि एक जगह स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, कहीं पे कर्व दिख रहा है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से जो सही रहेगा वो स्ट्रेट लाइन ही सही रहेगा, यानी कि एक स्ट्रेट तिरछी लाइन बना दो, यही मुझे जहाँ तक ठीक लग रहा है, ठीक है। इसके कि हम लोग कर्व बनाए, हालांकि बुक्स वगैरह में वो दिया गया है, ठीक। तो ये हो गया। अब वही सेम प्रोसेस 1 से 2 कंप्रेसर हो रहा है, कंप्रेसर में टेम्परेचर बढ़ रहा है। फिर उसके बाद 2 से 3 क्या है कि कंडेंसर में जा रहा है, तो उसका जो टेम्परेचर और प्रेशर है मतलब कि कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पे उसका जो गुप्त उसमें बाहर निकल जा रही है, जिससे वो क्या कि पूरी तरह से लिक्विड में चेंज हो जा रहा है, यानी कि पहले लिक्विड और वेपर था, अब पूरी तरह से लिक्विड चेंज हो गया। उसके बाद फिर वही लिक्विड जाता है कहाँ पे, 3 से 4 प्रोसेस में, यानी कि एक्सपेंशन प्रोसेस में, जहाँ पे इंथैल्पी जो है कांस्टेंट होती है। उसके बाद जो ये प्रोसेस होता है इसमें क्या होता है
बस वही चीज़ कि हाँ इसका जो टेम्परेचर है, प्रेशर, दोनों चीज़ क्या हो गया, घट गया। और हम लोग ये भी जानते हैं कि लिक्विड और वेपर जब निकलता है तो लिक्विड और वेपर दोनों मिक्स होके निकलता है ना, थोड़ा सा मतलब वेपर भी होता है। ठीक है, तो लिक्विड और वेपर रीजन यानी कि पहाड़ के बीच में ये चीज़ आ गया। ठीक, तो जब ये वाला पॉइंट 4 वहाँ पे आ गया, उसके बाद 4 से 1 वही रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिलेगा हम लोग को। ठीक है, तो ये हो गया वेट वेपर के लिए, और इससे पहले हम लोग का ड्राई वेपर हो गया। ठीक, अब हम लोग आगे बात करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ सुपर हीटिंग ऑफ वेपर। ठीक है, ये क्या होता है? ठीक है, हम लोग वेपर कंप्रेशन साइकिल विथ सुपर हीटेड वेपर के लिए बात कर लेते हैं। ठीक, इसमें दो कंडीशन आएगी। ठीक, एक कंडीशन की आफ्टर कंप्रेशन, यानी कंप्रेशन के बाद अगर सुपर हीट होता है। ठीक है, और एक कंडीशन आएगी कि कंप्रेशर से पहले ही सुपर हीट हो। ठीक है, तो दोनों हम लोग देखते हैं। यहाँ पे अब एक फिगर दिख रही होगी। ठीक है, टीएच डायग्राम में पहले आ जाओ सब लोग। ठीक, तो अगर हम लोग 1 से 2 पॉइंट देख रहे हैं जो, ठीक है, तो 1 वाला पॉइंट कहाँ पे है, यानी कंप्रेसर से पहले। ठीक है, तो ड्राई सेचुरेटेड लाइन पे। फिर कंप्रेशन के बाद हम लोग देख रहे हैं सुपर हीटेड रीजन में आ गया है ना। तो बस यही कहने का मतलब है। और दूसरा अगर हम लोग अगले कंडीशन देखें कि बिफोर कंप्रेशन सुपर हीटेड अगर हो। ठीक है, तो यहाँ पे कहाँ है कि 1 डैश यानी कि सुपर हीटेड रीजन में आ गया, और 2 डैश भी सुपर हीटेड रीजन में ही है। ठीक है, तो मेन फंडा अभी जो टाइम मुझे इतना लग गया सिर्फ एक निचोड़ निकालने में लग गया कि इसमें सीओपी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर हम लोग इसमें अगर सुपर हीट करते हैं तो इससे सीओपी में कोई अंतर नहीं पड़ता। तो अब भैया अंतर कहाँ पड़ता है? जब सीओपी में ही अंतर नहीं पड़ रहा है, मेन काम हम लोग क्या कर रहे हैं, कंडीशन क्योंकि काफ़ी अप्लाई होती है, तो इसका मेन काम क्या है कि हाँ चेंज भी कर रहे हैं, उसके बाद सीओपी में भी कुछ नहीं अंतर हो रहा है। ठीक, तो सुपर हीटिंग का क्या मकसद है? तो देखते हैं कि जैसे अक्सर हम लोग मतलब अगर सुपर हीट करना है तो इवोपरेटर से जो मान लो वेपर आ रहा है बाहर। ठीक है, वेपर फॉर्म में जब निकलता है तो उसको अगर हम लोग मतलब उसकी बात करें कि सुपर हीटिंग की, तो कितना टेम्परेचर होता है कि 5 से 20 डिग्री तक वो वाष्प मतलब वाष्प में यानी कि वेपर में मतलब कि सुपर हीटेड वेपर होता है। यानी कि जो सुपर हीटेड वेपर की हम लोग बात करें वो 5 से 20 डिग्री तक की बात कर रहे हैं। ठीक है, प्रैक्टिकली अगर देखें तो। ठीक है, तो इस दिशा में जब वो आता है इवापोरेटर से, फिर उसके बाद कंप्रेसर में भेजा जाता है। ठीक है, तो इससे पहले क्या होता था, कंप्रेसर में जब हम लोग भेजते हैं इसको, तो अगर वो मतलब ड्राई रहता था, जब उसमें कुछ ड्राई ना हो के जब वो उसमें वेट कंप्रेशन होता था। ठीक है, तो उसमें कुछ वाटर के भी पार्टिकल होते थे, है ना, कुछ नमी उसमें होती थी। फिर जो नमी कंप्रेसर में जाती थी तो वो कंप्रेसर के जो सिलेंडर होता है उसमें जाके चिपक जाती थी। फिर उसके जब चिपक जाने के बाद जब क्या होता था कि चिपके रहने के बाद में ना उसमें हैमर ब्लो होने की संभावना बनी रहती थी। ठीक है, हैमर ब्लो होने की यानी कि जब वो जो कण आ रहे थे लिक्विड वाले वो दीवारों पे जब चिपक जा रहे थे देखा गया, तो उसमें हैमर ब्लो होने की चांस बढ़ते जा रही थी। और उसके बाद ऐसे क्या हो रहा था कि जिससे जो कंप्रेसर है उसके टूटने की चांस खतरा बना रहता था हर टाइम। यानी कि जब हम लोग नमी वाला पानी जब वेपर आता था जिसमें नमी होती तो उसके जो कुछ, क्योंकि कंप्रेसर का मेन काम क्या है कि कंप्रेस करना है, उसका टेम्परेचर वो बढ़ाना, उसमें अगर कुछ टेम्परेचर बढ़ाना काम है, और उसमें ही अगर मान लो कुछ पानी के कण आ रहे तो उसके दीवार पे चिपक के उसमें कुछ मिला के हैमर ब्लो होने का चांस होता था, जिससे कंप्रेसर के टूटने का खतरा बना रहता था। ठीक है, तो यही समस्या को हटाने के लिए यहाँ पे हम लोग सुपर हीट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे सुपर हीटर अगर मतलब जो आती है वेपर, तो उसमें हम लोग का ये खतरा नहीं होता है, बल्कि बस खाली और जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है, और क्या बोलते हैं कि कंप्रेशर, यानी कि कुल मिला के अगर हम लोग बोले सीओपी चेंज नहीं होती। ठीक है, सीओपी वही रहती है, लेकिन ये खतरा तो कम से कम ख़त्म हो जाता है कि हाँ मतलब कंप्रेसर ही मतलब टूट जाए फूट जाए। ठीक है, तो इस समस्या को बस खाली ख़त्म करने के लिए हम लोग यहाँ पे इसका इस्तेमाल करें सुपर हीटिंग का। अब सुपर हीटिंग की बात हो गई, तो सुपर हीटिंग तो यहाँ देख रहे दोनों हैं, आफ्टर कंप्रेशन और बिफोर कंप्रेशन। ठीक, यानी कि कंप्रेसर से पहले ही अगर सुपर हीट करके कर दिया कि मतलब कंप्रेसर में सुपर हीट करके ही डाला जाए, या फिर हम लोग एकदम ड्राई सेचुरेटेड जब पूरे तरह से वेपर हो उसको करके डाला जाए, उसके बाद सुपर हीट किया जाए। ठीक, या फिर पहले ही सुपर हीट हो क्या है और सुपर हीट कर दे, तो अंतर क्या है इसमें? ठीक, तो अंतर अगर हम लोग देखें तो जो मान लो ड्राई आता था तो उसमें भी कुछ नमी होने के चांस होते थे, जैसे कि ये 0.1 यहाँ पे अगर देखें टीएस में, तो 0.1 में भी कुछ नमी होने के चांस होते थे। ठीक है, तो वही नमी होने के चांस को ख़त्म करने के लिए, यानी कि जो नमी होने के चांस ड्राई वाले में भी कुछ नमी होने के चांस खत्म करने के लिए हम लोग 1 डेज पे आ गए। अब जब सुपर हीटेड है तो उसमें कुछ कुल मिला के पूरी तरह से अब नमी ही खत्म हो गई समझ लो। तो हम लोग कम से कम इस टेंशन से फ्री होने के लिए खाली इस चीज़ का किया गया, ये मतलब कि जो है कंप्रेसर के टूटने से बच सके। ठीक है,
तो मेन फंडा क्या निकला, COP चेंज नहीं होगी। अब देखो COP क्यों नहीं चेंज होती है ये भी देख लिया जाए, ठीक है लगे याद। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जो कंप्रेशर का वर्क है वो तो यहाँ पे बढ़ जाता है, ठीक, क्योंकि ग्राफ जो बाहर की तरफ फैलता है हम लोग जानते हैं, ठीक है, आगे की तरफ फैलता जाता है, ये क्या है फंडा इसका, ठीक है, कि इसमें जो ग्राफ वगैरह बनते हैं वो आगे की तरफ फैलते हुए बनते हैं, ठीक है, इसका हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे जब आगे की तरफ जब फैल रहा है तो यानी कि जो कंप्रेशर आगे गया, यानी कि 1 से हम लोग 2 की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये कंप्रेशर का वर्क बढ़ गया, ठीक है। साथ ही हम लोग नीचे देखते हैं कि 5 से 1 में क्या हो रहा है कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी बढ़ गया। यानी कि अगर हम लोग फार्मूले की बात करें सीधे सीधे तो COP का मेन फार्मूला याद रख लो, ठीक है, क्या होता है कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क डन, ठीक। अगर वर्क डन भी बढ़ जाए और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी बढ़ जाए, यानी कि वर्क डन और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट साथ साथ बढ़े, तो क्या होगा, COP में कुछ चेंज होगा नहीं, लेकिन हाँ टूटने तो कम से कम बच गया, ठीक है। तो मेन फंडा यही निकला और यही को अपनी कहानी बना के लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यही फिगर को समझा के कहानी बना के लिखना है हम लोग को, ठीक है। तो P और H वाला भी अगर हम लोग देखें तो सेम बस वही फंडा है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। कहानी बस सब में वही है, बस खाली हल्का सा जो चेंज है। तो हम लोग जो ये पॉइंट 3-4 पॉइंट सब बोले थे, सुपर हीटेड, उसके बाद सब कूलिंग, उसके बाद बिफोर कंप्रेसर, मतलब कि कंप्रेसर सेक्शन प्रेशर पे कंप्रेसर वो प्रेशर बढ़ाने पर और डिस्चार्ज में प्रेशर को बढ़ाने पर क्या असर पड़ेगा, तो यहाँ पे यही कहानी हम लोग को बना के लिख देना है, ठीक है। यहाँ पूरा एक एक मतलब ज़्यादा वो नहीं, सिर्फ बस खाली मेन क्या काम था, किस वजह से किया गया, क्या असर पड़ा, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें, क्या असर पड़ा कि जो कंप्रेसर मतलब कि टूट फूट होने की चांस हो रही है, कंप्रेसर की बर्स्टिंग होने की चांस होती है वो कम हो जाएगी, यानी कि ख़त्म हो जाएगी लगभग, ठीक है। तो ये कहानी लिख दियो। अब हम लोग ने बात कर लिया सुपर हीटेड कंप्रेशन, बिफोर आफ्टर, ये सब हो गया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं सब कूलिंग पे सीधे, ठीक है। तो ये सब कूलिंग क्या होता है देखते हैं, ठीक। तो फिगर पे जैसे भेजा गया है, ठीक है, इसमें मेन काम क्या है कि हम लोग जो कंडेंसर में ठंडा कर रहे हैं उसको ज़्यादा ठंडा करेंगे अब, ठीक है। जो पहले कम ठंडा कर रहे थे उसको हम लोग ठंडक जो करेंगे ज़्यादा करेंगे, ठीक। तो पहले एक हम लोग जो फिगर बनाए, पहले जो बना है, इससे क्या होगा कि जो हम लोग एक अगर फिगर में देखें TS डायग्राम में, ठीक, T और 5 जो बना है, ठीक है। तो वहाँ देखते हैं 1 2 3 4 5, वहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 5 और 1 रेफ्रिजरेशन इफेक्ट थोड़ा कम लग रहा है किसके मुकाबले, 5 और 1 के, ठीक। और एक और चीज़ अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हम लोग देख रहे हैं कि जो 1 और 2 है हम लोग को ज़्यादा लग रहा है कंप्रेशर का वर्क, यानी कि किससे, 1 और 2 डैश से, ठीक है। तो यही मेन काम क्या है, जो हम लोग सब कूलिंग करते हैं इससे हम लोग का अगर हम लोग देखें तो COP हम लोग की बढ़ जाती है, ठीक है। अगर हम लोग इसको प्रैक्टिकली देखें, ठीक है, तो क्या होता है कि जो कंप्रेशर का वर्क है हम लोग को, वो हम लोग को कंप्रेशर पे कम वर्क करना पड़ता है, ठीक है। और वो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी बढ़ जाता है। इससे क्या हम लोग को पता चला कि जो COP है वो हम लोग की बढ़ गई, ठीक। तो यहाँ पे अभी हम लोग ने सुपर हीटिंग में देखा, वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा था, सिर्फ हम लोग का वो मिल रहा था क्या कि ब्रस्ट होने से बच रहा था। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या कि हम लोग का COP में बढ़ रही है, कैसे, दोनों तरफ से बढ़ रही है। एक तरफ तो मतलब कि अगर हम लोग देखें तो वर्क डन भी कम करना पड़ रहा है और दूसरी तरफ देखें रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी कम हो रहा है, यानी कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। तो दोनों तरफ से बढ़ रही है। अब हम लोग आगे बात करें तो मान लो अगर प्रैक्टिकली अगर देखा जाए इसको, तो जो 1.5 टन वाली मान लो एयर कंडीशन है, 1.5 टन वाली एयर कंडीशन में अगर हम लोग जो ठंडा कर रहे हैं कंडेंसेट वो कंडेंसर में कर रहे हैं, तो उसको पता है कितने पे रखा जाता है, 5 से 10 डिग्री पर, ठीक है। तो 5 से 10 डिग्री रखने पर क्या पाया गया प्रयोग में कि अगर मान लो जो कंडेंसर है उसको 5 से 10 डिग्री, यानी कि वैसे अगर एटमॉस्फेयर की बात करें तो टेम्परेचर हम लोग का ज़्यादा होता है, 5 से 10 नहीं होता। लेकिन अगर हम लोग 5 से 10 वहाँ का कंडेंसर का टेम्परेचर रख दे, वहाँ पे कुछ ऐसा रख दे जो 5 से 10 टेम्परेचर उत्पन्न करे, ठीक। तो अब जो रेफ्रिजरेंट हाउस में आ रहा है तो वो क्या होगा कि थोड़ा ठंडा पहले ही हो जाएगा, है ना। यानी कि अगर हम लोग बात करें तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है उसमें अगर मान लो माना अगर जैसे ये मैंने बताया कि 1.5 टन वाली जो रेफ्रिजरेशन होती है, ठीक है, अगर हम लोग कंडेंसर की जगह पे सब कूलिंग जब कर रहे हैं हम लोग तो 5 से 10 डिग्री टेम्परेचर तक उसको लेके जाते हैं, तो इसमें जो कंप्रेसर को जो पावर लगती है वर्क करने के लिए अगर 11 एम्पियर से घट के 9 एम्पियर हो जाती है, ठीक है। तो मेन फंडा क्या पता चला कि 11 एम्पियर से घट के 9 एम्पियर हो जा रही है, यानी कि कंप्रेसर को कम काम पड़ रहा है, काम करना पड़ रहा है और साथ में रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी बढ़ के हम लोग को मिल रहा है, ठीक है। तो यही हम लोग को बात यहाँ पे भी लिख देनी है, बाकी सब प्रोसेस वही है, ठीक है। अब हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ बात कर लेते हैं, ठीक है। क्या है कि मास फ्लो क्या होता है, मास फ्लो रेट,
ठीक है। तो कोई भी मास सब्सटेंस जो भी पर यूनिट टाइम के हिसाब से उसमें जा रहा है, ठीक है, यानी कि मास ऑफ सब्सटेंस जो कि पास कर रहा है पर यूनिट टाइम में, ठीक, वही हो गया मास फ्लो रेट। इंथैल्पी की बात करें तो इंथैल्पी क्या होती है, सिंपल सी बात है कि इंटरनल एनर्जी प्लस किसका, प्रेशर और वॉल्यूम के प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सम को क्या बोलते हैं, इंथैल्पी कहते हैं। ये हम लोग पहले ही बात कर लिए। इंट्रोपी क्या होता है, इंट्रोपी भी जाहिर सी बात है, इंट्रोपी का फॉर्मूला होता है ds=dq/t, यानी कि एप्सिलॉन, जहाँ पे टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है और डी एस क्या है, इंक्रीज इन इंट्रोपी हो गया। ठीक, यहाँ पे जो मैं ds=dq/t मैंने बोला हूँ ना, ठीक। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि इंट्रोपी में चेंज हो रहा है, यानी कि हीट में अगर चेंज कर रहे हैं हम लोग तो इंट्रोपी में भी चेंज हो रहा है ना। तो वही मैं बार बार बात वहाँ पे जो फिगर में बता रहा था कि हाँ, हीट अगर हम लोग दे रहे हैं तो इंट्रोपी बढ़ रही है, हीट अगर निकाल रहे हैं तो इंट्रोपी घट रही है। ठीक है, ये हीट गुप्त ऊष्मा भी हो सकती है ना, या सेंसिबल हीट भी हो सकती है। ठीक है, तो गुप्त ऊष्मा की यहाँ पे, क्योंकि हम लोग पूरे टोटल बात करें गुप्त ऊष्मा की, ठीक। तो यहाँ ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। और बाकी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मैंने पहले ही बात क्लियर कर चुके थे हम लोग पहले चैप्टर में। ठीक है, क्या होता है कि अमाउंट ऑफ कोई भी मात्रा रेफ्रिजरेंट की जो कि हीट एब्जॉर्ब, मतलब कि जो मात्रा हीट ऑब्जॉर्व करता है रेफ्रिजरेंट, ठीक है, उसी को हम लोग रेफ्रिजरेंट इफेक्ट बोलते हैं। कहाँ पे, इवोपरेटर में। फिर सीओपी की बात करें, सीओपी वही कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है। फॉर्मूला क्या होता है इसका, कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क डन। ठीक है, तो ये सारा पॉइंट हो गया। अब आगे हम लोग बात करें, अब हम लोग आज के लास्ट टॉपिक की तरफ बात कर लेते हैं। ठीक है, कि एक्चुअल वेपर कंप्रेशन साइकिल क्या होता है। उसके बाद हम लोग असाइनमेंट में जो छूटा है उसकी तरफ देखेंगे। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग देखें तो हम लोग क्या क्या देखने मिल रहा है। ठीक, एक फिगर मैंने भेजा हूँ। ठीक, अक्सर अब एक्चुअल वेपर कंप्रेशन साइकिल से पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि थियोरेटिकल वेपर कंप्रेशन साइकिल की। ठीक है, जो अभी तक हम लोग बात कर रहे थे वो पूरा थियोरेटिकल वेपर कंप्रेशन साइकिल होता है। अक्सर में जो हम लोग ने अभी तक जितना पढ़ा है वैसा पूरी तरह से नहीं होता है। उसमें हम लोग ने माना फ्रिक्शन वगैरह नहीं लग रहा है, हीट ना जुड़े, मतलब कि पाइप वगैरह में पूरा पूरा हीट चले जा रही है। ठीक है, मतलब कि कुल मिलाकर हम लोग कहे तो हम लोग वहाँ पे फ्रिक्शन की बात ही नहीं कर रहे थे ना, और चीज़ की जहाँ पे लॉस्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग बात करेंगे एक्चुअल की। ठीक है, तो एक्चुअल में जो होता है उसकी सीओपी कम होती है थियोरेटिकल से, क्योंकि थियोरेटिकल में हम लोग पूरी बात नहीं करते। अब एक्चुअल में हम लोग एक एक चीज़ की बात करेंगे, कहाँ कहाँ एनर्जी पूरी खत्म हो रही है। ठीक है, तो यहाँ मैंने एक फ़ोटो भेजा, उसको सब लोग ओपन करो, उसके बाद एक एक पॉइंट मेरे साथ देखते चलो। ठीक है, तो सबसे पहले 1D से 1C की तरफ चलते हैं। ठीक है, 1D नीचे पॉइंट आ जाओ, वहाँ पे जहाँ पे ड्राई सेचुरेटेड लाइन है वहाँ पे 1D है। ठीक, 1D से चलते हैं हम लोग 1C पे। ठीक, तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि इवोपरेटर्स में वाष्प का जो सुपर हीटिंग हो रहा है, यानी कि जो वेपर है, वेपर का इवोपरेट, यानी कि इवोपरेटर में सबसे पहला पॉइंट कि सुपर हीटिंग होता है। ठीक है, इवोपरेटर में भी सुपर हीटिंग होता है, किसका, वेपर का। ठीक, तो यहाँ पे वेपर कुछ, मतलब एक्चुअली की बात करें तो कुछ सुपर हीटिंग वहाँ पे भी होता है इवोपरेटर में। जब इवोपरेटर में सुपर हीटिंग हुआ फिर उसके बाद हम लोग सुपर हीटर रीजन में पहुँच गए। अब 1C से 1B की तरफ चलेगी। ठीक है, 1C से अगर 1B की तरफ चलेगी तो यहाँ हम लोग क्या देखते हैं कि कंप्रेशर, यानी कि ऊष्मा जो अवशोषित हो रहा है, यानी कि एब्जॉर्ब हो रहा है, और साथ ही वाष्प का सुपर हीटिंग मतलब सेक्शन लाइन में, यानी कि जब कंप्रेशर की तरफ आ रहा है जो रिफ्रिजरेंट, ठीक है, तो वो कुछ जो पाइप से आ रहा है, सेक्शन पाइप से, ठीक है, तो वहाँ पे भी कुछ सुपर हीटिंग होगी जिससे उसका टेम्परेचर 1C से 1B गया। ठीक है, वेपर का जो वेपर आ रही थी उसको कुछ और सुपर हीटिंग हुआ। ठीक है, किसके ज़रिए, सेक्शन पाइप में। ठीक है, यानी कि चूसड़ पाइप में, वहाँ पे कुछ हीट को उसने एब्जॉर्ब किया। ठीक है, तो वहाँ से जब वो अंदर आया, उसमें जब अवशोषित कर रहा है तो उसका सुपर हीटिंग हुआ। उसके बाद फिर वो अंदर जब जाता है तो जाते वक्त, ठीक है, जो सेक्शन लाइन से जब उसमें जाता है तो वहाँ पे सेक्शन लाइन में एक और काम होता है क्या, कि जब मान लो इवोपरेटर से निकला उसके बाद सेक्शन लाइन में बोल रहा है कंप्रेसर वाली जो सेक्शन लाइन जहाँ से अंदर जाता है। ठीक है, अभी हम लोग केवल पाइप की बात कर रहे हैं। ठीक है, इवोपरेटर में बात करें पहला कि 1D से 1C में क्या हो गया कि हाँ उसका सुपर हीटिंग थोड़ा सा हुआ। फिर 1C से 1B पे क्या हुआ, पाइप में कुछ सुपर हीटिंग हुआ, कुछ हीट बाहर से एब्जॉर्ब किया। फिर उसके बाद 1B से 1A की तरफ बात करेंगे तो कुछ उसका प्रेशर ड्रॉप भी होगा, क्योंकि पाइप से जो बाहर है तो उसका कुछ बीच में प्रेशर ड्रॉप भी होता है एक्चुअली अगर बात करें। ठीक है, अब यह 1B से 1A पॉइंट हो गया अपना। ठीक है, ऐसे हम लोग पॉइंट बराबर लिख लिख के बताती जाएगी। ठीक, 1B से 1A पे आ गए, प्रेशर कुछ ड्रॉप हुआ। अब उसके बाद फिर 1A से 1 तक आएंगे। ठीक है, 1A से 1 तक जब आएंगे तो उसके बाद जब सेक्शन होता है, ठीक है, तो सेक्शन कंप्रेसर के अंदर जब प्रवेश करता है तो वो जो थ्रॉटलिंग वाल्व, वहाँ पे भी कुछ एक वाल्व लगी रहती है जिसके ज़रिए से वो अंदर आता है। तो जब वो अंदर आता है तो वहाँ पे भी कुछ प्रेशर ड्रॉप होता है। ठीक है,
थ्रॉटलिंग यानी कि वॉल्व जो लगा होता है, वॉल्व से जब अंदर आता है तो उसका कुछ प्रेशर ड्रॉप होता है, तो फिर वही दिखाया गया कि 1A से 1 तक आ गया। अब 1A से 1 तक आ गया, उसके बाद क्या होता है कि कंप्रेसर में भी कुछ घर्षण वगैरह होगा, ठीक है, कुछ होता है। तो यहाँ पे जो प्रोसेस होता है वो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होता है, ठीक है, पॉलीट्रॉपिक कंप्रेशन होता है, ठीक। और जो वायुमंडलीय दाब होता है उसमें स्थानांतरण होता है, यानी कि जो बाहर से एटमॉस्फेयर है कंप्रेसर, और एटमॉस्फेयर में भी कुछ आदान प्रदान होता है, कुछ उसमें वहाँ से कंप्रेसर से भी निकल के जाती है बाहर, ठीक है। और जो प्रोसेस मैंने बताया है कि कोई कंप्रेसर में भी कुछ घर्षण होगा, ठीक। तो काफ़ी चीज़ें आ रही बात धीरे धीरे देखने में, ठीक। तो अगर अगली पॉइंट हम लोग बात करें तो क्या लिख सकते हैं कि 1 से 2 प्रोसेस क्या हो रहा है कि कंप्रेसर में कुछ घर्षण हो रही है, जिसकी वजह से पॉलीट्रॉपिक कंप्रेशन हो रहा है, ठीक है। पॉलीट्रॉपिक कंप्रेशन हो रहा है, ना कि आइसेंट्रोपिक। इससे पहले हम लोग देख रहे थे सीधी लाइन गई है, लेकिन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस ना हो कि पॉलीट्रॉपिक कंप्रेशन होता है, ठीक। तो ये हो गया। और कुछ वायुमंडलीय से इतना, यानी कि 1 से 2 प्रोसेस में और क्या काम हो रहा है कि बाहर एटमॉस्फेयर में भी कुछ हीट निकल रही है, ठीक है। आगे बात करें, ठीक है, आगे बात करते हैं। तो जब कंप्रेशन से वो डिस्चार्ज वाल्व में जब जाता है तो उसमें फिर कुछ दाब की कमी होती है, ठीक है, यानी कि फिर वही थ्रॉटलिंग वाल्व के ज़रिए से जब कंप्रेसर से बाहर जाएगा डिस्चार्ज वाल्व की तरफ, वाल्व के में गया तो फिर कुछ कमी आई, यानी कि 2 से A हम लोग 2 से 2A लिख दिए, कुछ प्रेशर में कमी आई। फिर 2A से 2B, कहाँ पे कमी आई? डिस्चार्ज लाइन जो पाइप से जाएगा, लाइन से जो जाएगा वहाँ पे फिर कुछ कमी आई, ठीक है। तो ये 2A से 2B हो गया। अब कुछ ऊष्मा हानि भी होगी, ठीक है, अतितृप्त यानी कि वाष्प यानी कि सुपर हीटेड का कुछ ठंडा भी होगा, और कुछ उसमें लॉस भी होगा, है ना। कि अगर हम लोग बात करें कि कुछ हीट की भी हानि होगी, कहाँ पे? पाइप में, क्योंकि वो टेम्परेचर अब ज़्यादा हो गया तो पाइप से जब जाएगा तो कुछ उसकी मतलब हीट में भी कुछ निकलेगी उसमें से गर्मी, ठीक। तो जब निकलेगी तो कुछ ठंडा होगा, यानी कि 2B से 2C की तरफ हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। 2C से 2B यानी कि डिलीवरी लाइन ही की बात हम लोग कर रहे हैं। अब लाइन से मान लो कहाँ गया कि कंडेंसर, यानी कि कंडेंसर में दाब में कमी, ठीक। 2B से 3 तक, ठीक है। 2C यानी कि 2C तक अभी हम लोग ने देखा, तो 2C से 2 3 मतलब 3 तक आते हैं तो कुछ कंडेंसर में अब दाब की कमी भी आएगी, ठीक है। यानी कि जो कंडेंसर है उसमें कुछ दाब की कमी भी आ रही है, जबकि हम लोग ने पहले पढ़ा था कि दाब पूरा बराबर रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक। तो इस तरह से ये पॉइंट आ गया। फिर उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे क्या होता है कि 3 से 3A क्या होता है कि कंडेंसर में द्रव प्रशीतक का अवशीतलन, मतलब कि अगर कोई कंडेंसर है, कंडेंसर से जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट का क्या हो रहा है, सब कूलिंग हो रही है, ठीक। कंडेंसर में कुछ सब कूलिंग होगी 3 से 3A तक। फिर उसके बाद जब सब कूलिंग हो जाएगी, फिर उसके बाद कुछ ऊष्मा वो ग्रहण करेगा, कहाँ से? द्रव लाइन से, यानी कि जो पाइप है वहाँ से कुछ ऊष्मा को लेगा, तो 3A से फिर 3B पे आ जाएगा, फिर 3B पे आ गया, फिर उसके बाद 3B से कहाँ आएगा वो? सीधे 4 पे, ठीक। यहाँ पे क्या हो गया? प्रसरण एक्सपेंशन हो गया। उसके बाद फिर क्या हो गया कि वो कहाँ जाएगा? वाष्प यानी कि वाष्पीरित में दाब में कमी कुछ आएगी 4 से 1D में, ठीक। यानी कि 4 से 1D में कुछ इवोपरेटर में दाब में कमी आएगी, यानी कि इवोपरेटर के कुछ दाब में वहाँ पे कमी आएगी। तो हम लोग ने थोड़ा तिरछा करके लाइन दिखाया, यहाँ पे सीधा नहीं दिखाए, ठीक है। तो इस तरह से पूरा टोटल प्रोसेस है, एक के बाद एक हम लोग को इसी पॉइंट बना के लिखना है कि कहाँ पे कौन सी कमी आ रही है, किस तरह से आ रहा है, ठीक है। और एक्चुअल में इसकी COP कम होगी थियोरेटिकल टू वेपर कंप्रेशन से, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट। अब हम लोग असाइनमेंट की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पहला पॉइंट क्या देख रहे हैं कि सिंपल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम कंप्लीट हो गया अपना, ठीक है, कोर्स सिलेबस में ही। सेकंड पॉइंट क्या है कि वेपर मतलब एडवांटेज ऑफ वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम और एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो इस पॉइंट को सब लोग अपने से ढूंढेंगे और उसके बाद करेंगे, ठीक है। इसके बारे में मुझे भी अभी नहीं ढूंढा मैं भी, ठीक है। और थर्ड पॉइंट पे आते हैं। तो थर्ड पॉइंट क्या है अपना कि ड्राई और वेट के लिए आफ्टर कंप्रेशन, ठीक है। तो ये भी अपना पॉइंट कंप्लीट हो गया है, ठीक है। ये भी एक्सप्लेन में बता दिया कि हाँ असाइनमेंट बोल के। अब अगला पॉइंट आता है चौथा, ठीक है। चौथे में हम लोग का 2 पॉइंट कंप्लीट हुआ है, 2 पॉइंट बचा है, 2 पॉइंट अभी देखते हैं, ठीक है। 2 पॉइंट कौन सा कंप्लीट हुआ है? इफेक्ट ऑफ सबकूलिंग और इफेक्ट ऑफ सुपर हीटिंग कंप्लीट हो गया है। और कौन सा बचा है 2 पॉइंट? इफेक्ट ऑफ सेक्शन प्रेशर और इफेक्ट ऑफ डिस्चार्ज प्रेशर बचा है अपना, ठीक है। तो इसको अभी हम लोग देख ले रहे। और पांचवा पॉइंट क्या है कि एक्चुअल वेपर कंप्रेशन सिस्टम, अभी अभी मैंने बताया वो भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इस हिसाब से देखें तो लगभग हम लोग का पूरा असाइनमेंट लगभग
कंप्लीट हो गया, 2 पॉइंट बचा है वो भी क्लियर कर ले रहे। अब उसके बाद आप लोग सब लोग है ना अपने बुक्स का या अपने बस खाली वैसे ही जो पॉइंट समझे बस खाली वही बना के हम लोग लिख देंगे। बस खाली इतना ध्यान रखना जो फिगर्स वगैरह बनाना क्लियर बनाना, वहाँ कहीं प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और अगर किसी को कहीं प्रॉब्लम आए फिगर्स वगैरह में या चार्ट में तो डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। कांटेक्ट करके पूछ लो कि हाँ ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है कैसे होगा, ठीक है। ताकि ये वाला मतलब असाइनमेंट भी अपना कंप्लीट हो जाए और ये वाला चैप्टर तो कंप्लीट हो ही चुका है, ठीक है। तो कंप्लीट करने के बाद सब लोग अपना एक बार बता देना, ठीक है, कि हाँ हमने सर के पास भेज दिया है, ठीक है। तो अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है पूछ लेना और बिंदास करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें भी। अब हम लोग पहला पॉइंट देख लेते हैं कि इफेक्ट ऑफ डिस्चार्ज प्रेशर, ठीक है। अगर हम लोग डिस्चार्ज प्रेशर को बढ़ाते हैं तो क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेंगे इफेक्ट ऑफ सेक्शन प्रेशर इंक्रीज, यानी कि अगर हम लोग सेक्शन प्रेशर को बढ़ाते तो क्या असर पड़ेगा। तो पहले हम लोग का पॉइंट क्या, इफेक्ट ऑफ डिस्चार्ज प्रेशर इंक्रीज। अब डिस्चार्ज प्रेशर को इंक्रीज करके देखते हैं क्या क्या हो रहा है, ठीक है। हम लोग ने पूरा अभी समझ लिया है कॉन्सेप्ट, अब बस खाली हम लोग को सिर्फ देखना है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो फिगर में मैंने पीएच डायग्राम बनाया हो, ठीक है, प्रेशर और इंथैल्पी का डायग्राम। इसमें हम लोग एक फिगर में देख पा रहे हैं कि जो नीचे सेक्शन लाइन है यानी कि सेक्शन प्रेशर है वो दोनों कांस्टेंट है। और एक जगह देख पा रहे हैं हम लोग क्या कि क्या लिखा है कि 1 2 3 4, ये हो गया हम लोग का पहले, ठीक है। अब हम लोग बढ़ाते हैं अपना डिस्चार्ज प्रेशर, ठीक। डिस्चार्ज प्रेशर को हमने बढ़ाया, उठा के कर दिया 2 पॉइंट से बी पे और 2 डैश से सी पे और 3 से डी पे, उसके बाद जो 4 था वो आ गया ई पे, ठीक है। तो ये बन गया हम लोग का डिस्चार्ज प्रेशर को बढ़ाने पे। अब इसमें हम लोग देखते हैं क्या क्या काम हुआ है, ठीक। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि 1 से 2 जो प्रोसेस था, A1 मत समझ लेना ऊपर जो बना है, ठीक। 1 से 2 है, ठीक। 1 से 2 जो प्रोसेस था उसमें हम लोग देख रहे हैं कि कंप्रेशर वर्क हुआ है, ठीक। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं ए से बी पे कंप्रेशर वर्क ज़्यादा हो गया अब, ठीक। ए से बी पे यानी कि हम लोग देख रहे हैं अगर डिस्चार्ज प्रेशर हम लोग बढ़ाए तो क्या हो गया कि कंप्रेशन वर्क ज़्यादा हो गया, ठीक। अब सेकंड पॉइंट यानी कि कंप्रेसर वर्क ज़्यादा होने का क्या मतलब है कि सीओपी पहले कम हुई, ठीक है। अब हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं कि 4 से 1 हम लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं 4 से 1 रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है, ठीक। उसके बाद हम लोग ई से ए देख रहे हैं, वहाँ पे भी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है डिस्चार्ज प्रेशर बढ़ाने के बाद। तो जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है डिस्चार्ज प्रेशर बढ़ाने के बाद ई से ए की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि वहाँ पे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कम हो गया किसके मुकाबले, 1 से 4 के मुकाबले। यानी कि सीधे सीधे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी अपना कम हो रहा है और वर्क डन भी अपना बढ़ रहा है। तो दोनों तरफ से क्या हो रहा है कि सीओपी अपनी घट रही है। यानी कि अगर हम लोग रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को घटा रहे हैं तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्योंकि हम लोग को कम मिल रहा है तो सीओपी बढ़ गई, और काम हम लोग को ज़्यादा करना पड़ रहा है तो सीओपी बढ़ गई। यानी कि हम लोग ज़्यादा काम भी करें और ऊपर से कम रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी मिले, ठीक है। तो ये हो गया इफेक्ट ऑफ डिस्चार्ज प्रेशर इंक्रीज करने पे, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात कर लेते हैं, इफेक्ट ऑफ सेक्शन प्रेशर को बढ़ाने पे क्या होता है, ठीक है। अब सेक्शन प्रेशर हम लोग बढ़ाते हैं, ठीक है। सेक्शन यानी कि जहाँ पे कंप्रेशन के अंदर सेक्शन कर रहे वाला प्रेशर हम लोग बढ़ा रहे हैं। इससे पहले क्या कर रहे थे डिस्चार्ज, जब डिस्चार्ज हो रहा है उसका प्रेशर बढ़ाए थे। तो डिस्चार्ज प्रेशर बढ़ाने पे हम लोग ने क्या देखा था कि हम लोग का को जो रेफ्रिजरेशन यानी कि सीओपी अगर देखें तो हम लोग का कम हो गया था, ठीक है। सीओपी हम लोग की बहुत कम हो रही थी, दोनों तरफ से कम हो रही थी, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी कम हो रहा था, वर्क डन भी बढ़ रहा था, दोनों तरफ से सीओपी कम हो रही थी। अब हम लोग बात करते हैं कि इसका कि सेक्शन प्रेशर को अगर हम लोग बढ़ा दे तो क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं 1 2 3 4 एक प्रोसेस है पहले, यानी कि रेफ्रिजरेटर सेक्शन प्रेशर हम लोग नहीं बढ़ाए थे। फिर उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि ABCDE, तो हम लोग ने रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मतलब सेक्शन प्रेशर को हम लोग ने बढ़ा दिया और डिस्चार्ज प्रेशर को सेम रखा, ठीक है। तो यानी कि 2 है वही बी भी है, जहाँ 2 डैश है वहीं सी भी है और जहाँ 3 है वहीं डी भी है। लेकिन जहाँ 1 था वहाँ 1 ए ना हो के बल्कि ए ऊपर आ गया, यानी कि प्रेशर उसका बढ़ गया। और 4 जहाँ था वहाँ ई आ गया, यानी कि ई थोड़ा ऊपर आ गया, ठीक है। 4 जहाँ पे था वहाँ पे ई ना हो के बल्कि ऊपर ई आ गया। तो इस पर हम लोग ने फिगर में क्या देखा कि 1 से 2 देख रहे हैं ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, ए से बी देख रहे हैं कम बड़ा दिख रहा है। तो मतलब 1 से 2 में ज़्यादा वर्क डन हो रहा था और जब हम लोग ने सेक्शन प्रेशर बढ़ाया तो ए से बी में हम लोगों को कम वर्क डन करना पड़ रहा है, ठीक। मतलब सीओपी बढ़ी, ठीक है। अब उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं। तो अगला पॉइंट हम लोग देख रहे हैं कहाँ पे, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पे सीधे आ जाओ। तो 1 से 4 अगर हम लोग देखें रेफ्रिजरेशन इफेक्ट दिख रहा है, और 1 से ए से ई देखे तो बड़ी लाइन दिख रही है, यानी कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी बड़ा मिल रहा है। यानी कि हम लोग कम काम भी करना पड़ रहा है और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी हम लोग का बढ़ रहा है, मतलब सीओपी हम लोग की बढ़ी है ना। तो ये हो गया, तो ये वाला भी टॉपिक समझ में आ गया होगा, है ना। तो आगे एक चीज़ और पॉइंट में बता दूं कि अगर मान लो कि यहीं सेक्शन प्रेशर की जगह पे जहाँ सेक्शन प्रेशर बढ़ रहा था वहीं पे अगर मैं घटा दूँ सेक्शन प्रेशर, तब पता है क्या होगा, सीओपी घट जाएगी, उल्टा हो जाएगा मामला।
और डिस्चार्ज प्रेशर जहाँ इंक्रीज़ हो रहा था वहाँ डिक्रीज़ कर दूँ मैं, तो फिर उल्टा हो जाएगा मामला, सीओपी जहाँ घट रही थी वहाँ बढ़ने लगेगी। ठीक है, तो अब हम लोग एक चीज़ और मैं बता दूँ यहीं पे कि जो डिस्चार्ज प्रेशर बढ़ रहा था तो सीओपी घट रही थी, और सेक्शन प्रेशर अगर हम लोग घटाते तो सीओपी घटती। तो अब बताओ इसमें से कौन सा ज़्यादा हम लोग का खतरनाक होगा। ठीक है, कौन सा ज़्यादा क्रिटिकल होगा कि सीओपी हम लोग ने डिस्चार्ज प्रेशर को घटाने पे, यानी कि डिस्चार्ज प्रेशर हम लोग बढ़ा दें तब सीओपी जो घट रही है वो ज़्यादा क्रिटिकल होगी, कि जो सीओपी जो सेक्शन प्रेशर है डिक्रीज़ हो रही है, सेक्शन प्रेशर जो अगर हम लोग कम कर दे तो सीओपी कम हो रही है, तो इसमें कौन सा क्रिटिकल ज़्यादा होगा। तो जो ज़्यादा क्रिटिकल होगा वो होगा सेक्शन प्रेशर को कम करने पे। ठीक है, सेक्शन प्रेशर हम लोग अगर कम करेंगे तो कंप्रेसर में ज़्यादा स्ट्रेस जनरेट होगा, जिससे उसके अंदर टूट फूट होने की चांस ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना, और ये पॉइंट भी चाहे लिख देना कि हाँ ज़्यादा स्ट्रेस जनरेट होगा, ज़्यादा तनाव होने की वजह से कंप्रेसर को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, स्ट्रेस कुल मिला के ज़्यादा हो जाएगा उसमें, तो टूट फूट के चांस बढ़ जाएंगे। ठीक है, इसीलिए हम लोग सेक्शन प्रेशर को डिक्रीज़ ना करके, यानी कि सेक्शन प्रेशर को अगर हम लोग कम कर रहे हैं और डिस्चार्ज प्रेशर को बढ़ाने की बात हो, ठीक है, यानी कि अगर चाहे डिस्चार्ज प्रेशर को बढ़ाना हो और सेक्शन प्रेशर को कम करना हो, तो यहाँ पे अगर क्रिटिकल की बात करें कौन सा होगा कि डिस्चार्ज प्रेशर को अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, जो सेक्शन प्रेशर है डिस्चार्ज प्रेशर को इंक्रीज़ करना ज़्यादा क्रिटिकल नहीं होगा इसके कि हम लोग सेक्शन प्रेशर को कम कर दें। ठीक है, तो ये पॉइंट भी इसी के साथ बोल दिया हो, तो पूरा कंप्लीट हो गया अपना असाइनमेंट भी। ठीक है, और कमाल की बात को अभी अभी तक मैं भी एक को लाइन लिखा हुआ है असाइनमेंट में, तो मैं भी जा रहा हूँ और आप लोग भी जाइए लिखिए आराम से। ठीक, कहीं अगर दिक्कत आए तो पूछ लेना। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना